हेलो, नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड पेपर में ऊंचाई कहानी पढ़ रहे हैं। ऊंचाई मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी है। ऊंचाई कहानी के शीर्षक को लेकर, इसके कथानक को लेकर, इसके सारांश को लेकर और कहानीकार की जो कथा कहने के पीछे का उनका जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, या इस कहानी का उद्देश्य, इसकी मूल संवेदना पर भी हम चर्चा करते आ रहे हैं। ये जो व्याख्या मैं करवा रही हूँ, ये जो गद्यांशों के बारे में मैं आपको अर्थ स्पष्ट करती हूँ, इसके साथ जो मैं इतना कुछ बोलती हूँ वह हमारे निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर तो है ही, गद्यांशों की व्याख्या करने के स्पष्टीकरण के तौर पर भी काम आएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको पैरा अभी पढ़कर उसकी व्याख्या करना बताऊंगी, लेकिन हम पहले ये बात कर ले कि हम कहाँ पढ़ते, हमने क्या कुछ कर लिया था। अतुल से दूसरी बार जब मिली तो उसके जीवन के खालीपन को जाना। अतुल उसको ट्रेन में बिठाने आया और ट्रेन जब चलने लगी, अतुल चला गया तो वह एक तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसका कोई दोष नहीं था अतुल के इस प्रकार के जीवन के लिए, लेकिन एक प्रेयसी होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते अपने सुखों पर उसको आज लज्जा आ रही थी। अपने सुखों को लेकर आज वो दुखी थी कि उसके पास तो सब कुछ है, अतुल के पास कुछ नहीं है। रोने का कारण भी उसको नहीं पता था, लेकिन शायद ये इंसानियत है जो उसको रुला रही थी। यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे अब हम पढ़ेंगे। तीसरे दिन रात को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए वो अपनी अटैची हाथ में लिए अतुल के क्वार्टर पर जा पहुंची थी। बच्चे को लेकर उस समय तो वो हॉस्टल के लिए चल पड़ी, बच्चे को स्कूल छोड़कर, और तीसरे दिन वो वापसी में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक अतुल के क्वार्टर के दरवाजे पे खड़ी हुई। विस्मित पुलकित सा अतुल उसे देखता रह गया था। तुम कैसे? तुम तो 3-4 दिन प्रीति के साथ रहने वाली थी ना। विस्मित और पुलकित, आश्चर्यचकित भी है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो खुश भी था उसको वहां पर खड़े देखकर। लेकिन वो समझ नहीं पाया, सवाल करता है कि वो तो बोल के गई थी कि 3-4 दिन तो वो अपने बच्चे के साथ रहेगी, फिर वापस लौट जाएगी। नहीं रुकी, संक्षिप्त सा जवाब उसने दिया, नहीं रुकी, यानी बच्चे के साथ नहीं रुकी 3-4 दिन। अटैची को एक और रखकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने जवाब दिया था। एक तरफ आराम से जैसे खुद के घर में आई हो वैसे अटैची रख दी और कुर्सी पे बैठ के बोली, पढ़ तुम। वो कोई किताब पढ़ रहा था। पढ़ तुम बोल के खुली हुई किताब को उल्टी रखकर कुर्सी को शिवानी की ओर घुमाते हुए अतुल बोला तो आश्चर्य उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। एक किताब वो पढ़ रहा था जिसको बिना मोड़े खुली हुई उल्टी करके उसने रखा। इस तरह अमूमन हम रखते हैं, पेज नहीं मोड़ना हो तो। और जो उसकी आवाज थी उसमें पूरी तरह से आश्चर्य झलक रहा था। बिना सूचना दिए कैसे आ गई? क्यों आ गई? यही ना अतुल जो बोला कि पढ़ तुम, उसके स्वर में बहुत आश्चर्य था। तो आगे तुम के बाद डॉट 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 तो पूरा करती है शिवानी कि बिना सूचना दिए अचानक कैसे आ गई। यही ना। अतुल को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो अब क्या कहे। आ ही गई थी और बैठ गई थी, अब वो ये तो कैसे कह दे तुम्हें नहीं आना था, तुम क्यों आई, तुम चली जाओ। उसको समझ ही नहीं आया और वो बोल रही कि हाँ तुमको यही तो ताज्जुब है कि मैं बिना पूछे कैसे आ गई। वह नहाने गई तो उसने नल को पूरा खोल दिया। नहाने गई, सफर से आई थी, नल पूरा खुला है, पानी उसके सर पे लग रहा है। उसे लग रहा था जैसे पानी के साथ उसके शरीर से केवल सफर की धूल ही नहीं झड़ रही थी, और भी बहुत कुछ पूछता बहता चला जा रहा था। एक मूवी देखी थी हमने, हम आपके दिल में रहते हैं। हीरोइन
के साथ में बलात्कार हो जाता है। उसके पिता उसको लांछित करते हैं, कुछ कहते हैं। उसके बाद वो दृश्य मैंने कई फिल्मों में देखा, लेकिन वो भूलता नहीं है कि वो जिस तरह बैठ गई, बाल्टियों में पानी भरा है, गरीब लड़की थी, लोटे से लोटा पानी से पानी अपने ऊपर डाले जा रही है। उस पानी को डालकर जैसे वो अपने शरीर का दर्द ही नहीं, मन का दर्द, वो समाज के द्वारा थोपा गया वो अपवित्रता का भाव भी बहा देना चाहती है, जिसको लेकर वो जी नहीं पाएगी। इस तरह पानी के साथ में अपनी अपवित्रता को, तथाकथित अपवित्रता, अपवित्र हम कैसे हो सकते हैं, उसके पानी के बहाव के जरिए वो जो कुछ बहा देना चाहती है, उसमें बहुत सारा दुख, दर्द, तकलीफ, चोटें, जख्म सब होता है। शिवानी एक लंबे समय से इसके बिना का एक ऐसा जीवन जी रही थी। सफर के साथ में वो बहुत सारी चीजें और अगर नहीं बहाएगी तो वो अतुल के प्रति अपने को सौंप नहीं पाएगी, समर्पित नहीं कर पाएगी। बड़ी देर तक वह पानी के नीचे खड़ी रही, मानो कुछ था जिसे वह पूरी तरह धोकर बहा देना चाहती थी। बहुत देर तक पानी उसके सिर पर धारा की तरह आता रहा, जैसे बहुत कुछ वो बहा के एक पल के लिए वो शिवानी बनना चाहती है जो अतुल के साथ कनेक्ट थी। अभी वो बहुत दूर निकल गई। नहाकर पीठ पर गीले बाल फैलाकर आई तो देखा अतुल ज्यों का तो बैठा है। नहाकर आ गई वो, इतनी देर बाथरूम चाहिए, लेकिन देखी तो जैसे अतुल को छोड़ गई थी वो वैसे ही बैठा है। उसके जीवन में उत्साह नहीं, उसको ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। ये आ गई, बहुत अच्छा हुआ। सिगरेट के धुएं की हल्की सी परत से उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा था। बस सिगरेट पीने की आदत थी, उसके धुएं में उसका चेहरा कुछ उसको कम दिख रहा था। शिवानी ने ट्यूबलाइट का स्विच बंद कर दिया तो कमरे का दूध या प्रकाश अंधेरे में डूब गया। केवल टेबल लैंप के बिखरते प्रकाश में सिमटी चीजें ही चमकती रह गई। आप जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में टेबल लैंप आजकल ट्रेडिशन में नहीं है बहुत जगह, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। और बचपन में मेरा ये बड़ा अच्छा एक था भी याद में कि लाइट पूरे कमरे में चलेगी तो दूसरे लोग नहीं सो सकते, तो जिसको पढ़ना है उसके टेबल के ऊपर एक लैंप जल सकती है, बाकी कमरे में रोशनी नहीं रहेगी, तो पढ़ने वाला भी पढ़ सकता है और बाकी लोगों को अंधेरा भी मिल सकता है। यहाँ पे हिसाब दूसरा है, पढ़ने वाली बात नहीं थी। हल्की सी रोशनी के लिए कमरे में टेबल लैंप था, बाकी ट्यूबलाइट की रोशनी, ट्यूबलाइट का स्विच बंद कर दिया शिवानी ने, तो उसका दूध या प्रकाश बंद हो गया और बस टेबल लैंप के बिखरते प्रकाश में सिमटती चीजें, थोड़ी सी चीजें नजर आने लगी। प्रकाश हो ज्यादा तो सारा कमरा दिप-दिप करता रहता है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन सिर्फ टेबल लैंप जल रहा तो बहुत कम सा कुछ दिख रहा। मुझे यह रोशनी जरा भी अच्छी नहीं लगती और शिवानी अतुल की कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। शिवानी ने कहा, मुझे इतनी तेज रोशनी अच्छी नहीं लगती, और आके जहां वो बैठा था उसके पास खड़ी हो गई। खाना? क्वेश्चन मार्क के साथ अतुल पूछता, भाई डिनर के टाइम पे आई हो, खाना? ट्रेन में खा लिया, और वह कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई। खाना मैंने ट्रेन में ऑर्डर कर दिया था, खा लिया, और जिस कुर्सी पे वो बैठा था उसके हत्थे पर वो बैठ गई और एकदम संक्षिप्त सा एक शब्द बोलती है, अतुल। अतुल चुप। अतुल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सद्य स्नाता शिवानी के शरीर की ताजगी, झड़ते बालों का गीलापन और बिनाका पाउडर की गंध, फिर भी अतुल चुप ही रहा। पुराने दोस्तों तक में होता है कि अगर आपने उनके पहनावे की पहले तारीफ की हो, उनके हेयर स्टाइल की तारीफ की हो, उनके बालों की तारीफ की हो, और बहुत दिनों के बाद उसी रूप में वो मिले तो अचानक हमें बहुत कुछ याद आ जाता है और हम बोल देते हैं, आहा क्या बात है, वैसे ही लग रही है। तो शिवानी के खुले बाल अतुल को पसंद रहे होंगे। शिवानी खुले बालों में है, गीले बालों में, गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही है। पाउडर लगा रखा उसने, नहाने के बाद परफ्यूम पाउडर बहुत लोगों को बहुत पसंद है। और सद्य स्नाता, जस्ट नहाकर निकले हुए शरीर की एक अलग ही वैसे भी ताजगी होती है, ऊर्जा का एक लेवल अलग होता है। अतुल लेकिन फिर भी चुप, उसने कुछ नोटिस नहीं किया, कोई नोटिस करने लायक चीज नहीं लगी कि उसके घर में और शिवानी के जरिए कुछ नया हो रहा है। शिवानी धीरे धीरे उसके बालों में
अपनी उंगलियां फेरने लगी। मरे हुए मन को जिंदा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। घुटने में, पैर में कहीं मोच आ गई हो, चोट लग गई हो, तो उसको पूर्व स्थिति में लाने के लिए हमें गर्म तेल की मालिश करनी पड़ती है, मसाज करनी पड़ती है। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो पहले की तरह शरीर की मांसपेशियों को, हड्डियों को मूवमेंट लाने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। तो उसमें से ही एक है, मन पे भी मोच आ जाती है, वो भी टेढ़ा हो जाता है, उसका भी लचीलापन कम हो जाता है। उसकी सबसे अच्छी मालिश होती है अंगुलियों से, स्पर्श से। टच इज द थेरेपी। बेस्ट थेरेपी में से एक थेरेपी है, एक इलाज है, एक हीलिंग का तरीका है, किसी के जख्मों को भरने का तरीका है। बालों में उंगलियां फिराना, वो ये कर रही है। तुम जानती हो शिमू, तुम क्या कर रही हो? यह सब मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। जब अतुल को महसूस हुआ कि ये तो इसके बालों में उंगलियां फिरा रही है, यानी कि वो उसको प्रिपेयर कर रही है, प्रेमिल बना रही है, उसके अंदर रोमानी भाव भर रही है, और इसके लिए तो वो तैयार नहीं था। तो कहता है तुमको पता है तुम क्या कर रही हो? यह सब मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दूंगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं। मेरे लिए तुम अपना सारा संसार मिटाकर रख दो, तुम्हारी इतनी अनुकंपा मुझसे सही नहीं जाएगी। तुम मैरिड हो, विवाहित हो, मेरे लिए तुम अपना संसार लुटा दो। यानी उसको पता था कि पता चलने पर गृहस्थी उजड़ जाएगी, कहता है। और वो एक कठोर इंसान हो चुका था। कहता मेरे अंदर एक स्वाभिमान है, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, मैं कतई ये नहीं चाहूंगा कि तुम इतना बड़ा एहसान करो मेरे ऊपर कि देखो अपनी घर गृहस्थी को ताक पे रख के भी, और मैं तुमको फिर से प्रेम देने आई हूँ, अपनाने आई हूँ। मुझे इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा नहीं चाहिए तुम्हारी। साफ साफ मना करता है कि वो कोई अनुकंपा नहीं लेगा, कोई दया नहीं लेगा, वो जैसा है ठीक है। सह नहीं पाएगा शिवानी का इतना दया भाव। स्वर कहीं दूर घाटियों की गूंज की तरह आ रहा था। इतना अकेला था वो, इतना सन्नाटे में था कि वो जो बोल रहा था वो आवाज जैसे दूर कहीं घाटियों से आ रही हो, पहाड़ की ऊंचाई पे बैठा। और नहीं, ये अनुकंपा कभी नहीं ले पाएगा वो। शिवानी अतुल के चेहरे को देख रही थी, पर अतुल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बाकी चेहरा इतना जड़, इतना निर्विकार था कि शिवानी कांप गई। शिवानी अतुल जब बोल रहा था तो उसके चेहरे को देख रही थी। अतुल ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, आंखें नहीं दिख रही थी, लेकिन बाकी का चेहरा उसका इतना जड़ था, जैसे लाश का होता है, डेड बॉडी का होता है, वैसा तो उसका चेहरा था। और कोई भाव नहीं आ रहा था, कोई भी उसके चेहरे पे भाव नहीं पकड़ सकोगे। एकदम निर्विकार, न खुशी न गम, जैसे बेलाग बेलपे। ट्रेन में किसी अजनबी यात्री से कहा जाए भाई साहब थोड़ा सा खिसकना, उसमें न गुस्सा है न झल्लाहट है। उस समय की बात वो इस तरह कर रहा है कि मेरे लिए इतनी अनुकंपा, मुझे पता है तुम कहाँ हो और अब मैं कहाँ हूं, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। शिवानी ने उसका ये जब चेहरा देखा, उसकी जब बात सुनी, और बात कहते वक्त जो टोन थी आवाज की, वो कांप गई। सिगरेट के धुएं की पतली सी लकीर दोनों के बीच में खींची हुई थी। बस उन दोनों के बीच में एक पतली सी दीवार आई हुई थी, जैसे लक्ष्मण रेखा हो। सिगरेट का धुआं, हालांकि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और कम से कम जो नहीं पीते हैं उनके सामने तो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्मोकर्स को भी सिगरेट उतनी ही दुखी करती है। जब आप सिगरेट नहीं पीते और आपके सामने कोई सिगरेट पीता है तो उनका धुआं उसका धुआं आप अनजाने में ही, मजबूरी में पीते हैं, और आपके फेफड़े में भी निकोटीन जाता है। ये कहानी से परे की बात थी, लेकिन ये लोग शायद इतने करीब रहे होंगे कि शिवानी को कोई ऐतराज नहीं होगा, और वो सिगरेट पी रहा है। उसका धुआं उन दोनों के बीच में एक दीवार बन रहा था। उंगलियों में दबी हुई सिगरेट की पकड़ इतनी कस गई कि वह कसमसा कर टूट गई। जब अतुल बोल रहा था तो चूंकि वो उस स्थिति में नहीं है, बोलते वक्त उसके हाथ इतने कस गए, उंगलियों की पकड़ ऐसी हो गई कि सिगरेट कसमसा के टूट गई। कि नहीं, अनुकंपा नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता हमारे बीच में ये। मैं जानता हूं तुम्हारे पति बहुत उदार हैं, महान हैं, बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, पर बार बार उनकी उदारता की बात कहकर क्यों नाहक ही मुझे छोटेपन का एहसास करा रही हो। पहले का पैरा छूट गया। वो बोलता है ना अनुकंपा नहीं चाहिए, तो शिवानी कहती है अनुकंपा की बात ना करो अतुल, इसे चाहे और कोई भी नाम दे दो,
दया की कृपा की बात मत करो। ये जो मैं करने वाली हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, इसको प्लीज तुम दया का, सिंपैथी का, सहानुभूति का, करुणा का, करुणा नहीं कहूंगी, करुणा तो है ही यहाँ पर, अगर इसके मन में एम्पैथी, करुणा नहीं होती तो ये कदम ये नहीं उठाती, लेकिन हाँ दया का, दान का, अनुकंपा का, जो चैरिटी जो गरीब को देते उसका तुम यहाँ पे नाम मत लो। तुम ऐसे अकिंचन नहीं कि तुम पर अनुकंपा करूं, तुम इतने दयनीय नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे दया करूं, इसके पात्र नहीं हो तुम। और अपना सब कुछ मिटा कर देने की उदारता भी मुझ में नहीं है, और मैं इतनी महान भी नहीं हूं कि अपनी गृहस्थी ताक पर रखकर अपना सब कुछ मिटाकर तुमको देने आई हूं, वो तो रहेगी। मेरा कुछ भी मिटने वाला नहीं है, इसलिए दे रही हूं। मैं जो जीवन जी रही थी जीऊंगी, मेरा इतना प्यारा पति है, इतना अच्छा जीवन साथी है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, हमारी गृहस्थी नहीं उजड़ेगी। कहने के साथ ही से शिशिर का ख्याल आया, पर उसे जबरन एक और ठेल कर उसने अतुल के होठों पर अपने कांपते होठ रख दिए। जब ये बात कह रही थी उसको शिशिर का ध्यान आया कि मेरा कुछ नहीं उजड़ेगा, लेकिन उस समय शिशिर का ध्यान उसको ठेल कर हटाना पड़ा और अतुल को उसने चूम लिया। उंगलियों में दबी हुई सिगरेट की पकड़ इतनी कस गई कि वह कसमसाकर टूट गई। अतुल ये सह नहीं पाया, उसकी उंगलियां कस गई और सिगरेट टूट गई। इतना उसका मन इस समय विजड़ित था, जड़ था। मैं जानता हूं तुम्हारे पति बहुत उदार है, महान है, अनकन्वेंशनल भी है, पर बार बार उनकी उदारता की बात कहकर क्यों नहा कि मेरे छोटेपन का एहसास कराती। अतुल कहता है कि मैं जानता हूं भाई तुम्हारे पति महान है, हम लोग तुम्हारे मेरे का यूज नहीं करेंगे, उसके उनका थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अतुल कहता है शिवानी को कि वो जानता है कि उसके पति बहुत महान है, बिना शर्त अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, वो उस पर बहुत विश्वास करते हैं और उसके हर कदम को समझेंगे। ठीक है वो बहुत महान है, विशाल है, लेकिन ये बातें कहकर अतुल को छोटेपन का एहसास क्यों कराती है कि अतुल उनके सामने कुछ भी नहीं है, अतुल उतना महान नहीं है, अतुल तो वही रह गया। भाई होंगे तुम्हारे पति महान, लेकिन मुझे छोटेपन का एहसास मत कराओ। पागल। हल्के से शिवानी हंसी थी। आदमी छोटा अपने मन के छोटेपन से होता है, दूसरे का बड़प्पन किसी को छोटा नहीं बनाता, बना भी नहीं सकता। बड़े प्यार से हंसती। पागल। किसी का बड़प्पन किसी को छोटा नहीं बनाता। ये कोई रेखा नहीं है कि एक रेखा से काट दो दूसरी रेखा बड़ी हो जाएगी। आदमी छोटा अपने मन के छोटेपन से होता है और दूसरे का बड़प्पन किसी को छोटा नहीं बनाता। अगर मेरे पति इतने अच्छे हैं कि वो इन चीजों को समझेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व कहां से छोटा हो गया, तुम्हारे विचार कहां से छोटे हो गए। तुम अपनी तरह के हो, वो अपनी तरह के। एक का बड़प्पन दूसरे को छोटा नहीं बनाता और आदमी अपने मन के विचारों से छोटा होता है, शरीर के डिसीजन से छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे लिए जैसे शिशिर वैसे ही तुम हो। और फिर हल्के से अतुल के होठों को छू दिया। कहती है मेरे लिए तो जैसे शिशिर हो वैसे ही तुम हो, यानी मैं उनकी भी बहुत कद्र करती हूँ, वो भी बड़े महान हैं, उनके विचार अच्छे हैं, उसी तरह तुम्हारे भी हैं। तुम उनसे छोटे नहीं लगते हो मुझे, तुम उनसे कमतर नहीं लगते हो मुझे, तुम्हारी इज्जत कम नहीं करती हूँ। इस बार सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था और शिवानी की बाहें उसकी सारी देह कसमसा रही थी। फिर एकाएक झटके से शिवानी को अपने से अलग करके अतुल ने पूछा, शीनू तुम यहाँ क्यों आई हो? सिगरेट का टुकड़ा जमीन पे गिर गया, यानी वो उस चीज को भूल चुका था, वो उसने उठाई भी नहीं और शिवानी उसके ऊपर प्रभाव में उसको लेते हुए जैसे आविष्ट है उसको आकर्षित किए हुए, लेकिन एकाएक इसकी चेतना जगी अतुल के, उसने उसको अपने से परे किया, आराम से अलग किया और कहा मुझे सच बताओ शीनू तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई तुम यहाँ? मैंने तुम्हें सिर्फ यह लिखा था कि प्रीति को लेकर एक दिन के लिए आना। मैं तो सिर्फ प्रीति से खेलना चाहता था, बहुत प्यारा बच्चा है। तुम यूं अकेली चली आओगी इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। इन सब के लिए मैं तैयार भी नहीं था, यह सब मैं चाहता भी नहीं था। तुमसे मैंने इतना ही कहा था कि अतुल ने बोला कि उसने शिवानी से ये कहा था कि जब वो आई थी बच्चे को लेके तो उसने खूब खेला था, बहुत अच्छा लगा था बच्चे के साथ। उस बार की बात कह रहा है
कि वो तो बस बच्चे के साथ खेलना चाहता था, बच्चा बहुत अच्छा लगा था। यूं वो अकेले आ जाएगी और इस तरह से अचानक आ जाएगी और इस अंदाज में आ जाएगी, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी और वो इसके लिए रेडी भी नहीं था और वो बिल्कुल चाहता भी नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। शिवानी लेकिन पूरा निश्चय करके आई है। शिवानी एकदम सोच कर आई है कि वो क्या कह रही है। हम जो चाहते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं, जीवन में केवल वही होना चाहिए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। शिवानी कहती है हम जो चाहते हैं वही हो, इसका तो कोई नियम नहीं है ना। जीवन में कुछ भी हो सकता है, आदमी चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, और जो चाहता है वो नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहता वो अचानक ही बहुत प्यारा सा कुछ भी मिल जाता है और तुम्हारे निमंत्रण पर ही तुम्हारे घर आना चाहिए। यह बात कभी मन में आई नहीं, इसलिए चली आई। और तुम मुझे बुलाओ तभी तुम्हारे घर आऊं, तुम नहीं बुलाओ तो मुझे नहीं आना चाहिए। अगर ये मेरे मन में होता तो मैं नहीं आती। तुम्हारे घर मुझे बिना पूछे नहीं आना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था। मेरा आना इतना बुरा लग रहा है तो मैं कल ही चली जाऊंगी। बड़े सधे हुए स्वर में शिवानी बोली, अगर मेरा आना तुमको इतना ही बुरा लगा तो मैं कल चली जाऊंगी, सुबह चली जाऊंगी। एकदम बैलेंस की आवाज में बोला कि ठीक है मैं बिना पूछे आ गई, लेकिन मुझे बिना पूछे आना नहीं चाहिए था, ये मुझे नहीं पता था और तुमको इतना बुरा लगा है तो मैं कल सुबह चली जाऊंगी। आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।